Honorable Member Sri Rahul Gandhi ji. Thank you, Chairman Sir, for letting me speak on the presidential address. कल मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहाँ बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला। परसों गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला। उन्होंने एक नई योजना अनाउंस की, फेयर एंड लवली योजना। इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। कहीं से भी उसने चोरी की हो, कहीं से भी उसने भ्रष्टाचार से पैसा बनाया हो, जितना भी उसका ब्लैक मनी हो, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए। क्या वायदा किया नरेंद्र मोदी जी ने? हाँ, जानता हूं। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। इलेक्शन में कहा था दाल 70 रुपए की हो गई है। मैं आऊंगा तो दाम कम होगा। जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके ऊपर जो कष्ट है वो मैं कम करूंगा। मोदी जी आए, 200 रुपए दाल आज मार्केट में मिलती है। शेम। अच्छा, हमारे समय आ गए। नमस्कार। सुन के आए। आपने सुना नहीं। फेयर एंड लवली योजना के बारे में मैंने बोला, पूछ लेना आप इनसे। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी भैया, मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। मैं आरएस का, मैं आपका नहीं हूं। मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। मैं जनता से सुनता हूं, उनकी बात समझने की कोशिश करता हूं, फिर इस हाउस में बोलता हूं। $130 का दाम था, आज $35 हो गया। मगर उस पैसे का 1 रुपया जनता को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, बहनों को नहीं मिला, माताओं को नहीं मिला। बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, मगर उनका जो कष्ट है, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनको कम नहीं किया जा रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का। 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर।
स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? कितने रोजगार दिए? भाषण के लिए मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, सिंधिया जी से मैंने पूछा, कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले एक साल में? किसी को नहीं मालूम, आंकड़ा किसी को नहीं मालूम। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज आपका भाषण होगा, हिंदुस्तान को बता देना कि पिछले साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं जाता हूं, भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से, रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया? सबके सब ऐसे जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, सावरकर योजना नहीं, महात्मा गांधी योजना। उनकी आप बनाइए आप योजना। अच्छा बोलने दो। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं, मनरेगा की बात चल रही है, मनरेगा में हम पैसा डालेंगे, मनरेगा को हम ऐसे करेंगे, मनरेगा को हम वैसे करेंगे। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कह रहे हो, बाहर जाके कहो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुप हो गए ऐसे। खैर थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं। अच्छी बात बोली, मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने, थोड़ा सा आपको भी बोलना चाहिए। अब क्या हुआ, वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेमुला ने पूछा, उठाया, मेरी क्या गलती है, मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है? यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? मेरी माताजी, चेयरपर्सन सॉरी, मेरी माताजी गरीब है, क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो। आपके मंत्री, हाँ नहीं हमने नहीं दबाया, अभी मैं बोलता हूं, आप सुनिए। देखो प्लीज साइलेंस, डोंट प्लीज साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब द उसको आपने दबाया, लेट द मेंबर कंटिन्यू, और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। बात यहां आपके मंत्री कहते हैं कि भाई वो दलित था, नहीं था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक युवा की जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों किया गया, सवाल यही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने ना उसकी मां को फोन लगाया, ना उसके बारे में बोला, एक शब्द नहीं उठाया उन्होंने। फिर जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट का भाषण देता है, मैंने भाषण सुना। 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा,
एक शब्द नहीं कहा, उसको आप अरेस्ट करते हो। अगर जेएनयू में किसी ने कुछ गलत कहा, अगर कानून के खिलाफ किसी ने एक शब्द कहा, आप उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो। मगर उनको आपने खुला छोड़ रखा है, उनको आप बंद नहीं करते हो और जेएनयू पे सवाल उठाते हो। जेएनयू क्या है? जेएनयू क्या है? 60% स्टूडेंट जेएनयू के दलित, ओबीसी, पिछड़ा, माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं। 80 पर वही एक ही बात होती है। देखो भैया, आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो, आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं हैं, हम सीखते हैं। ये फर्क है हम में और आप में। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। बैठो बैठो यार, बैठो बैठो बैठो। Why he is interfering? Please. Why he is interfering? Sit down. Why he is interfering? No. बैठो बैठो। Let him He is presiding the house. Let the member to speak. अरे you also sit down यार। Please sit down. आप Please लोग भी sit down. बैठो 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 Then nobody will sit. बैठो बैठो। अब आपको लगी, अब आप लोगों को नमक लगी। No, Honorable, I will go through the record and see. Because we said Savarkar कहता। Please to chair, please to chair। क्या भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ। सुनो सुनो, hold on। मैं एक बात समझ नहीं रहा हूँ। स्पीकर सर, चेयरमैन साहब, Please, honorable members, please take your seat. Member, please take your seat. Please. Member, Chairman, sir. I will go through the record. I will say. I will go through the record. Please be seated. Let the member to speak. No, please. Let the member to speak. Please, I will go to the क्या record. Please, मैं बात समझा नहीं। अच्छा बोलने दो। please understand. अरे भाई सुनो तो, अरे भाई अरे इतने उत्तेजित क्या हो रहे हो यार? Rahul ji, बैठ please जाओ। understand the chair, please. अध्यक्ष महोदय, चावल उत्तेजित क्यों हो रहे हो यार? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? अब क्या बुरा लग रहा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिट। Please. Sir, क्या मुझे Nothing चेयरमैन going to record. सर, Only चेयरमैन Rahul सर Gandhi. मुझे बात सर, kindly. चेयरमैन सर, I will go through the records and take a decision. Please let the member to speak. चेयरमैन सर, Please continue. मैं एक बात समझा नहीं। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है क्या? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया? उठा के फेंक दिया? आप जवाब दो, जवाब दो। अरे जवाब दीजिए। Please, सावरकर please, को please, आपने please, फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, Take your seat. बाहर कर Please दिया। take your seat. क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। अच्छा, अब भाषण बोलने दीजिए मुझे। Ji, Rahul ji, please address to the chair. Please address to the chair. Please continue. 40% स्टूडेंट्स, 40% जेएनयू के स्टूडेंट्स के माता पिता की आमदनी 6,000 रुपए महीने से कम है। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं, क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो आदिवासी हैं। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछा रहे, पीछे का पीछे रहे। और हम ये नहीं होने देंगे। आप ना जेएनयू को कुचल पाओगे, Just a minute. Ji, ना इस देश के गरीब लोगों को। Rahul ji, 1 minute, 1 minute, Yes, 1 sir. minute, 1 minute. Honorable members, please do not disturb the member while speaking. If anything, you can speak while your turn. Thank you. थैंक यू चेयरमैन सर। Please continue. थैंक यू वेरी मच। आखिरी बात,
थोड़ी सी मैं अपने धर्म के बारे में भी बोलना चाहता हूं। हमारे धर्म में कहां लिखा है कि अध्यापकों को और शिक्षकों की पिटाई करी जानी चाहिए? आप मुझे दिखाइए कौन सी किताब में लिखा है कि कोर्ट में जेएनयू के अध्यापकों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पीटा जाना चाहिए मीडिया के सामने? और आप मुझे बताइए, प्रधान और मीडिया को भी मारा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब मीडिया को मारा गया, जब अध्यापकों को मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, तो आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? Chairman sir, I'd like to speak a little bit in English for my friends in the South. अगर आप चाहते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, तो इसको बाद में मैं हिंदी में आपके लिए फिर से कह दूंगा। A nation is the relationship between its people. It is nothing but the conversation between its citizens. Destroy the relationships, stop the conversation, and the nation dies. अच्छी बात बोली? आपको अच्छी लगी? तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। Speaker madam, when sorry, Chairman sir, when I salute the flag, I am not saluting the cloth. I am saluting the relationships that the flag represents. A Muslim man who joins his Hindu brothers to play Holi, or a Hindu man who embraces his Muslim brothers on Eid, a Christian woman who bows her head when she walks past a Gurdwara, a Jat farmer who embraces a Dalit laborer in Haryana, a Punjabi student who protects his brother hailing from the northeast. The relationship between Rohit and his fellow students. The relationship between all of us on this side of the aisle and those of you, friends, sitting across it. When I protect the flag, I protect the conversations on which those relationships are built. I protect every single voice. And I pay special attention to the weakest, those voices that are most difficult to hear, that nobody can hear. Respecting the flag means respecting the opinion of every Indian. When I went to JNU, your ABVP workers waved black flags in my face. They taunted me and they abused me to my face. I felt no anger. In fact, I felt proud that I still lived in a country, in India, where it was possible for me to be confronted by people who held a different opinion than my own. I don't agree with their views. I protected our Indian flag when I let your people wave those black flags in my face. I protected the Indian flag when I allowed them to taunt me. You cannot defend the Indian flag by destroying the relationships between our people.
You are not defending the flag when you frighten your own people into silence. Whose opinion does the Prime Minister listen to? Whose opinion does he respect? Does he respect your opinion? Does he respect the opinion of his ministers? No. You're in silence. I understand. and I understand the feeling within you. And I want to bring that out. I want you to make him listen. But anyway, that will happen slowly. You have been taught by your teachers in the RSS that there is only one truth in the universe. You have been taught by your teachers in the RSS that there is only one truth in the universe. Your own. That nobody else's opinion matters. Yes. That nobody else's opinion matters in the entire universe. This is all you have shown us in the last 2 years. The Prime Minister cannot run the country on only his opinion. The country is not the Prime Minister. The Prime Minister is not the country. One day, the Prime Minister called all the senior opposition leaders and told them he had achieved what the Congress party couldn't achieve in 40 years. He told the Congress president that he had solved the Nagaland problem. He had solved the Nagaland problem. And he had signed a historic accord. Congress president panicked. She panicked. She called me up. She said, Rahul, what have they signed? Our chief ministers have not mentioned anything. She asked us to check with our chief ministers. We called them up. We asked them, have you heard about the Naga Accord? As my esteemed colleagues know, the Naga Accord has huge ramifications for the states of Arunachal, Assam and Manipur. Massive tracts of land in these states are involved. We called them. They had not heard a word about the accord. What had the government signed? I'm coming to that, my friends. What had the government signed? They asked us. According to the media, even the officials in the Home Ministry and the Intelligence Bureau had no idea. Even the Home Minister had no idea. Fascinating. I'm asking a straightforward question. Did the Home Minister know about the accord? Did the Nagaland Chief Minister know about the accord? Did you tell our Chief Ministers about the accord? And the most important question, where has this accord gone now? Yeah. It has vanished into thin air. Poof, it's gone. Gone with the wind. Bye-bye accord. We see you tomorrow. Is it not an insult to every citizen of those states? Is it not an insult to the institutions and professionals in the Home Ministry and the Intelligence Bureau? Is it not an insult to the Indian flag? Pakistan directly attacked this country in Mumbai on 26/11. They trained and sent killers, murderers into Mumbai, into the heart of Mumbai. Almost 200 people were murdered and butchered by those people. I am coming to that, my friends. The operation to stop the terrorists was on. Our soldiers and citizens were dying. The government of India begged
the Chief Minister of Gujarat not to go to Mumbai. The then Chief Minister of Gujarat decided to go to Mumbai. Did he care? No. He went right ahead to Mumbai, to the Oberoi Hotel itself, and disturbed the entire operation. He grabbed his headlines while our people died. Very shame. But let us forget that. Mumbai was a horrible, terrible blow to this country. It was a blow to every single Indian. The UPA government worked tirelessly to trap Pakistan. We isolated them internationally. We spent thousands and thousands of hours of diplomacy to turn them into a pariah nation. We destroyed their reputation internationally. We destroyed their reputation internationally and put them into a little diplomatic cage. Yes. We trapped them in a cage this big. We convinced the world that they were a global supporter of terrorism. How did we achieve this? Speaker, sir, please. Please, be silent. Let the member to continue. Please, silence. Member, please. How, Speaker, sir, how did we achieve this? Our Prime Minister took the advice of everybody. The armed forces, our diplomats, our intelligence people. We had wide-ranging conversations with everybody who understands these issues. We spoke to the opposition. We utilized the great talent and expertise that is available to this country. We worked tirelessly in Jammu and Kashmir, and I must tell you, it is the work that we did there, that the UPA did there, that makes us all really proud. We held panchayat elections. We built thousands of self-help groups and created thousands of jobs. मैं हिंदी में translation दे दूंगा आपके लिए. By the end, we had destroyed the insurgency in Kashmir. We had broken the back of the insurgency in Kashmir. The biggest strategic victory had been achieved against Pakistan, completely peacefully. What does the Prime Minister do? What does the Prime Minister do? He decides to have a cup of tea with Nawaz Sharif. He decides that I am going to go and have a cup of tea with Nawaz Sharif. Chair. Without any thought, Chai pe charcha. without any vision. No. Chai pe charcha. Without any thought, without any vision, he decides to take a detour to Please, Pakistan. you can make your submissions when your turn comes. Please, let the member Without speak. any thought, without Please, any vision, he decides to take a detour to Pakistan. Just like he did with the Nagaland Accord. He did not bother to ask anyone. He did not bother to ask the armed forces. He didn't ask the intelligence people, not even the diplomats. He probably did not even ask Sushma ji. Yeah. He just went there as if only his opinion matters. Speaker, sir, the Prime Minister single-handedly destroyed 6 years of our work. In one move, he personally led Pakistan out of the little cage into which we had put them. He gifted them a status equal to our own. Yeah. When he stopped over at Pakistan without talking to the professionals in our government, the Prime Minister disrespected our flag. He disrespected those who died in Mumbai and in Pathankot. He disrespected the talent of our bureaucrats. He disrespected the tremendous talent of the Indian people. There have been others in history who could only see their own perspective. People who saluted the cloth but destroyed the relationships and conversation between their people. Milosevic
The president of Yugoslavia used to salute the flag every morning and talk of patriotism all day long. He broke the relationship between Serbs and Croats and destroyed his country. Nearer to us, Yahya Khan claimed to defend the Pakistani flag. As a soldier, he used to salute their flag every morning. He actually believed he was protecting it. He thought he was a patriot and refused to listen to his countrymen. He destroyed the relationship between Punjabi and Bengali, and he tore his country into two. The Prime Minister still has the option to listen to what the country is trying to tell him. The country is gently trying to give him a message. The Prime Minister just has to listen to the message. Listen to those around you. Listen to Rajnath Singh ji. Listen to Advani ji. Listen to Sushma Swaraj ji. Listen, वो यहाँ है नहीं, मगर मेरा भाषण सुनेंगे. Listen to your MPs. Listen to us across the aisle here. We are not your enemies. We don't hate you. Listen to the voice of the Indian people. Listen to the farmers and workers who have so much wisdom. Especially listen to the voice of the next generation. They are the future of this country. Allow them the dignity of their voice. Thank you.